नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक AIP सबमरीन्स को खरीदने का प्लान किया गया। इसमें भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले जो सबमरीन है वो सिर्फ अभी साउथ कोरिया और जर्मनी के पास ही मौजूद थे, और अभी टेंडर की रूल और रेगुलेशन को थोड़ा इजी करने के बाद इसमें जर्मनी की तरफ से सीधे तौर पर भारत को एक प्रपोजल को देने की बात सामने आई है। पहले ये बात अनऑफिशियल लेवल में सुनने को मिल रहा था कि जर्मनी की तरफ से भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भारत को अपनी सबमरीन को ऑफर करने की बात की जा रही है, और अभी जर्मनी की मीडिया की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अगले महीने ही जर्मनी की TKMS यानी कि थैसेनक्रॉप मैरिन सिस्टम की तरफ से एक डिटेल प्रपोजल को भारत को ऑफर किया जाने वाला है। लेकिन इस प्रपोजल में जर्मनी की तरफ से जिन सबमरीन्स को भारत को ऑफर किया जाएगा उसमें कोई भी इंडियन सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात नहीं होने वाली है। यानी कि इनिशियली जर्मनी की तरफ से जो प्रपोजल भारत को दिया जा रहा है उसमें वो इंडियन सिस्टम को इन सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए राजी नहीं हो रहे। भले ये जो सबमरीन है इनको अभी मझगांव डॉक लिमिटेड में और L&T के शिपयार्ड में बनाया जाने वाला है, जिसमें से 4 मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया जाएगा, 2 बाकी L&T शिपयार्ड में बनाया जाएगा। लेकिन इनको पूरी तरीके से जर्मन टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया जाने वाला है। इसका कारण जर्मनी की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर हम सबमरीन में कोई भी इंडियन सिस्टम को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो इसको एडिशनल टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी और इसमें सर्टिफिकेशन मिलने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो सबमरीन की डिलीवरी यहाँ पे काफ़ी डिले हो सकता है। जबकि अगर सीधे तौर पर इनको जर्मनी की टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया जाता है तो वो इनकी टाइमली डिलीवरी क्या गारंटी देने वाले हैं। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की KSS-3 सबमरीन को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि नेवी की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकता है और एक तरीके से जर्मनी की ऑफर का एक चीपर अल्टरनेटिव भी हो सकता है। और इसमें साउथ कोरिया की तरफ से इंडियन सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अभी कुल मिलाकर हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद होने वाले हैं, जिसमें जर्मनी की सबमरीन हमारे लिए एक महंगा ऑप्शन हो सकता है जिसको जल्दी हमको डिलीवर किया सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम साउथ कोरिया के साथ भी जा सकते हैं, जहां पर हमें इंडियन सिस्टम को भी इसमें इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसको डिलीवर करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगला अपडेट STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरफ से है। अभी रिसेंटली से एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान किया गया था और अभी करीब 70 के आसपास STD-40 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने की बात की गई है। इसके अलावा आगे चल के इसकी एडिशनल 38 यूनिट को भी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सकता है, जो कि कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स में इसकी स्ट्रेंथ को 108 के आसपास इंक्रीज करने वाला है। तो अभी HAL की तरफ से इनकी डिलीवरी को स्टार्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है और HAL के मुताबिक वो आगे चल के इसकी 2 प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करने वाले हैं, जिसमें हर साल कम से कम 20 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब इनिशियली इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि 2024 से 2025 के बीच स्टार्ट किया जाएगा, तो उसमें बस 2 ही एयरक्राफ्ट को 2024 से 2025 के बीच इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद 2025 और 26 के बीच 8 एयरक्राफ्ट को और उसके बाद हर साल करीब 20 एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। यानी कि 2026 के बाद जाके STD-40 का फुल स्केल प्रोडक्शन एक्टिव होने वाला है। अब HAL का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 108 तक ही सीमित होने वाला है, जो कि एक तरीके से HAL को इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था उसे तो फायदा ही दिलाने वाला है। लेकिन इसके बाद HAL की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का भी इरादा रखा जा रहा है और मेनली इसको अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। HAL के मुताबिक अभी इस रेंज में जितने भी एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं ये उन सभी एयरक्राफ्ट के मुकाबले करीब $1 मिलियन के आसपास सस्ता पड़ने वाला है, जो कि बस $7 मिलियन की प्राइस टैग के साथ आने वाला है। जबकि इसकी कंपटीटर्स की बात करें तो उनकी प्राइस टैग $8.5 मिलियन के आसपास से शुरू होता है, जो कि प्राइस के हिसाब से STD-40 को एक बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस भी दिलाने वाला है और आगे चल के HAL की तरफ से इसकी करीब 200 यूनिट को एक्सपोर्ट करने का एम रखा जा रहा है। अगला अपडेट भारत, ग्रीस और पाकिस्तान की तरफ से, और यहाँ पर हम लोग 2 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी भारत की तरफ से ग्रीस में होने वाले एक एरियल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जाने वाला है। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसे अभी हेलेनिक एयरफोर्स की तरफ से कंडक्ट किया जाता है और इसका नाम इनियोकस 2023 होने वाला है। इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से 5 सुखोई को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजने का प्लान किया जा रहा है, जो कि करीब 10 दिन तक कंडक्ट किया जाएगा। और इस पूरी एक्सरसाइज में कई तरीके की मॉडर्न वॉरफेयर के सिनेरियो को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन, सीड मिशन, ऑफेंसिव एयर टू एयर टू ग्राउंड अटैक या फिर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को भी कंडक्ट किया जाएगा। और इस तरीके की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना एक तरीके से भारत और ग्रीस के बीच डिफेंस रिलेशन को भी बेहतर करने का काम करने वाला है।
इसके अलावा रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत की तरफ से ग्रीस को पाकिस्तान की सबमरीन को रिफिट ना करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। अब थोड़ा पीछे जाए तो पाकिस्तान के पास अभी कुल मिलाकर 5 सबमरीन मौजूद है, जो फ्रेंच ऑरिजिन ऑगस्टा क्लास के सबमरीन है। लेकिन फ्रांस के साथ भारत के अच्छे रिलेशन होने की वजह से और प्रीवियसली फ्रांस और पाकिस्तान के रिलेशन में थोड़ी गड़बड़ी होने की वजह से फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान की सबमरीन फ्लीट के लिए कोई भी सपोर्ट को प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया गया था। अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से टर्की और ग्रीस को उनकी सबमरीन को रिफिट करने के लिए और स्पेयर पार्ट वगैरह सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। और रिसेंटली भारत की कहने पर ग्रीस की तरफ से पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को पूरा करने से इनकार कर दिया गया था, जिससे टेक्निकली पाकिस्तान की 5 सबमरीन यहाँ पे बेकार होने वाला, जिनका होना या ना होना उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अभी अपनी रेगुलर वे में इसका रिस्पांस दिया जा रहा है। और पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल जो कि दावा करता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी में एक इन सर्विस ऑफिसर है, वो सीधे तौर पर ग्रीस को न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे हैं। अभी जो ट्विटर अकाउंट है ये एक वेरीफाइड अकाउंट है और कई बार ये भारत के खिलाफ भी अनाप शनाप पहले से बक चुके हैं और बकते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान को ग्रीस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करना होगा तो पाकिस्तान किस तरीके से इसको अंजाम दे पाएगा, क्योंकि ग्रीस और पाकिस्तान के बीच जो डिस्टेंस है वो करीब 4200 किलोमीटर से भी ज्यादा पड़ जाएगा। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास इतनी दूरी तक स्ट्राइक करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद नहीं जो कि न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर कर पाएंगे। तो इसके बाद पाकिस्तान की ट्विटर हैंडल की तरफ से इसका ये क्लैरिफिकेशन दिया गया कि पाकिस्तान के जो F-16 है उसमें न्यूक्लियर बम को लिया जा सकता है, जो कि जाके ग्रीस में बम गिरा के वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ग्रीस की तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस को वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी कोई रिस्पांस नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को चुपचाप जाके बम गिरा के वापस आने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तब भी ये संभव नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की जो F-16 है इसमें अगर हम मिनिमम 2000 kg के आसपास पेलोड को कैरी करते हैं तो इसका मैक्सिमम कॉम्बैट रेंज 600 से 700 किलोमीटर तक ही रिड्यूस हो जाएगा। और एक्सट्रीम केस में अगर ये एयरक्राफ्ट में एविएशन फ्यूल की जगह पर इन लोगों के हकीम बाबा की बूटी वूटी मिला देते हैं तो 100-200 किलोमीटर की एक्स्ट्रा माइलेज लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम फेरी रेंज की बात नहीं करें बल्कि कॉम्बैट रेंज की बात करें। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी F-16 के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हो सकता है इनको मिड एयर में भी रिफिल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम को ले जाना और ग्रीस में जाके गिराकर वापस आना F-16 की बस की बात नहीं होने वाली और इसके लिए कई बार रिफिल करना पड़ सकता है। ऊपर से अभी तक हम ग्रीस की तरफ से भी कोई भी रेजिस्टेंस को वहाँ पे काउंटर नहीं कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल केस में नहीं होने वाला है। बाकी पाकिस्तानी जज्बात की बात करें तो फेंकने में इनको कोई भी नहीं हरा सकता है। इन्होंने तो JF-17 से भी थेनोस के प्लेनेट में जाके न्यूक्लियर बम फेंक के आ सकते हैं, तो ग्रीस वाला किस खेत की मूली होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।